जोहार मास्टर जी, राउर की भी जोहार। जोहार जोहार पर्वतिया जी। और बताइए क्या हाल चाल है आपका? का कहो मास्टर जी, सन गरम करे लागी कि हालचाल बढ़ियो रहले बढ़िया नहीं बुझाते। अरे भाई, अब देखिए गर्मी के मौसम में गर्मी न हो, सर्दियों हाँ। में सर्दी न हो, बरसात में बारिश न हो तो हर कोई पैसे भी परेशान हो जाएगा। हाँ, इसलिए ये ठीक गर्मी है। भी ज़रूरी है। एकदम जरूरी है और मास्टर ये जी। भी ज़रूरी है कि ये जो हम हाल चाल ले रहे हैं, हाँ। मौसम के बारे में बातचीत कर रहे हैं, तो अपनी खेती बाड़ी का क्या हाल समाचार है इसकी भी जानकारी ले लें। एकदम ले लेते मास्टर जी। तो चलिए किसान भाइयों, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत करते हुए देखते हैं सबसे पहले कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं संयुक्ता। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। अनाजों का उत्पादन बढ़ाने के लिए चलाई जा रही है नोटिफाई हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन योजना। सूकरों को स्वाइन फीवर से बचाव के लिए दिलाएं टीका। खेत की बेहतर तैयारी करता है पावर टिलर। बढ़ती जनसंख्या के अनुपात में अनाजों का उत्पादन हो, ये बहुत ही आवश्यक है। अनाजों का उत्पादन बढ़ाने के लिए कृषि विभाग कई प्रकार की योजनाएं चलाती है। इनमें से एक है नोटिफाई हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन योजना। बढ़ती आबादी की खाद्यान्न जरूरतों को पूरा करना कृषि विशेषज्ञों के लिए चिंता का विषय है। अनाज उत्पादन बढ़ाने के लिए कृषि विशेषज्ञों ने हाइब्रिड बीजों की खोज की, जो सामान्य बीजों की तुलना में लगभग 2 गुनी उपज देती है। ये बीज ज्यादा से ज्यादा किसानों को मिल सके और वे उनका उपयोग कर पाएं, इसके लिए केंद्र प्रायोजित नोटिफाइड हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन योजना चलाई जा रही है। इस योजना के अंतर्गत हाइब्रिड बीजों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए सहयोग दिया जाता है। सूकर ज्वर सूकरों में होने वाली एक खतरनाक बीमारी है। यह ज्वर संक्रामक होता है और बहुत तेजी से दूसरे सूकरों में फैलता है। बीमारी हो जाने की स्थिति में सूकरों को बचाना कठिन होता है। इसलिए पशु चिकित्सक सूकरों को स्वाइन फीवर का टीका दिलाने की सलाह देते हैं ताकि सूकरों को यह ज्वर ना लगे। स्वाइन फीवर इस समय होने की संभावना काफ़ी अधिक होती है और स्वाइन फीवर जो सूकर ज्वर बीमारी होती है उससे बचने के लिए आप इसका टीकाकरण तुरंत कर दें। पहला टीका जो है छोटे छौने में 6 से 8 सप्ताह की उम्र में करें। 1 ml मात्रा टीका का चमड़े में दें और उसके बाद हर 6 माह पर इसका टीकाकरण करें। जो भी वयस्क जानवर भी हैं उनका भी अतिशीघ्र टीकाकरण कर दें। इसके लिए भी 1 ml मात्रा स्वाइन फीवर टीका का उसके चमड़े में दिया जा सकता है। आने वाले जून जुलाई के महीने में सब्जी उत्पादक किसान बोदी की फसल लगा सकते हैं। बिरसा श्वेता, स्वर्ण श्वेता और स्वर्ण हरिता नामक बोदी के उन्नत प्रभेद बेहतर उत्पादन देने में सक्षम होते हैं। इसलिए इनकी बुआई कर कृषक लाभान्वित हो सकते हैं। बोदी की फसल लगाने के इच्छुक किसान अगले महीने यानी जून जुलाई में बोदी की बुआई कर सकते हैं। बिरसा श्वेता, स्वर्ण श्वेता और स्वर्ण हरिता बोदी के उन्नत प्रभेदों में अच्छे माने जाते हैं। इन किस्मों के पौधे लत्तेदार होते हैं। अच्छे जल निकासी वाली दोमट मिट्टी वाली खेत की अच्छी तैयारी कर 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से बीजों की बुआई कर उचित मात्रा में खादों का इस्तेमाल और अन्य कृषि कार्यों को करके लगभग 100 से 150 क्विंटल उपज प्राप्त की जा सकती है। गन्ने की फसल से अच्छा उत्पादन लेने के लिए कृषि विशेषज्ञों के अनुसार कुछ विशेष कार्यों का करना बहुत आवश्यक होता है, जैसे बरसात से पहले उनमें जल प्रबंधन करना ताकि खेत में नमी बने रहे। नमी बनाए रखने के लिए मल्चिंग का प्रयोग भी कर सकते हैं। इन कृषि कार्यों से क्या लाभ है, बता रहे हैं हमारे कृषि विशेषज्ञ। जल प्रबंधन बहुत आवश्यक है। जो मई महीना है और जून महीना, आधा जून महीना, जब तक बरसात नहीं गिरती है आपको जल प्रबंधन करना है। मिट्टी की संरचना देखते हुए, उनकी जो जल धारण क्षमता देखते हुए आपको उसमें सिंचाई करनी है। हो सकता है बरसात आने से पहले 2-3 सिंचाई आपको 20 दिन 15 दिन के अंतराल पे करनी होगी। साथ ही साथ जो 2 कतार के बीच का जो जगह होता है उसको आप सूखे पत्ते से, प्लास्टिक से या पुआल से आप ढक दें ताकि जो भी नमी है उसमें सुरक्षित रहे। खेत की तैयारी के दौरान होने वाले कई प्रकार के कृषि कार्यों को एक उपकरण अकेले करने में सक्षम है। जी हां, इस उपकरण का नाम है पावर टिलर। यह उपकरण जुताई, ढुलाई, सख्त मिट्टी को फोड़ना जैसे कई कार्य निपटा सकता है। इस उपकरण का नाम है पावर टिलर।
बहुत ही कम समय और मेहनत में इस उपकरण की सहायता से बुआई के लिए खेत की तैयारी कर सकते हैं। पावर टिलर जुताई, ढुलाई, सख्त मिट्टी को फोड़ना इत्यादि सभी कार्यों को आसानी से करके खेत तैयार कर देता है। पावर टिलर द्वारा एक दिन में 6 एकड़ खेत बुआई के लिए तैयार किया जा सकता है। कृषि समाचार में अब बारी है सफल किसान से मिलने की, तो आइए मिलते हैं एक किसान से और जानते हैं इन्होंने सफलता की मंजिल कैसे पाई। ये किसान अपनी सफल खेती बाड़ी का राज बताते हुए कहते हैं कि ये समय को अपने जीवन में बहुत महत्व देते हैं, इसलिए खेती बाड़ी के काम में भी समय नहीं चूकने देते। साथ ही समय पर बुआई, सिंचाई, उर्वरक प्रयोग इत्यादि कृषि कार्य करते हैं तो इन्हें परिणाम भी अच्छे प्राप्त होते हैं। मौसम के आधार पर खेती करते हैं, जैसे मक्का हुआ, अदरक हुआ, टमाटर हुआ, ये मिर्ची हुआ, बैगन हुआ, बीन हुआ। खेती करने से मुनाफा भी अच्छा मिलता है ना। यहाँ मार्केट है कि यहाँ बिकने में भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ थोक विक्रेता भी है, खुदरा विक्रेता भी है, दोनों प्रकार के विक्रेता है। तो जैसे मेरा तैयार हो गया, फल तैयार हो गया, पक गया तो उसको तोड़ के ले जाते हैं, मार्केट में बिक जाता है। यहाँ मंडी भी है, सब्जी मंडी बेड़ों में, और नगड़ी भी है। अगर बेड़ों में हमको नहीं पकड़ा लिया और हमारा फसल तैयार हुआ तो नगड़ी में भी है। नगड़ी में भी 3 हाट चलता है, बेड़ों में भी 3 हाट है। और अब एक नजर राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। देवघर अधिकतम 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस। दुमका अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। गोड्डा अधिकतम 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस। चाईबासा अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। और हजारीबाग का तापमान अधिकतम 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस रहा। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। राज्य की खाद्यान्न मंडियों में तेजी का दौर जारी है। दलहनी अनाजों के भावों में आंशिक वृद्धि दर्ज की गई। वहीं सब्जी मंडियों में हरी सब्जियों की कम आवक से सब्जियां महंगी बिक रही है। कुछ प्रमुख अनाजों के आज के भाव देखें तो वे इस प्रकार रही। चावल मोटा न्यूनतम 1300 रुपए से लेकर अधिकतम 2100 रुपए। चावल मध्यम न्यूनतम 2000 रुपए से लेकर अधिकतम 2500 रुपए। गेहूँ न्यूनतम 1550 रुपए से लेकर अधिकतम 1900 रुपए। दाल अरहर न्यूनतम 5750 रुपए से लेकर अधिकतम 7200 रुपए। दाल मसूर न्यूनतम 4300 रुपए से लेकर अधिकतम 5450 रुपए। दाल चना न्यूनतम 3300 रुपए से लेकर अधिकतम 4500 रुपए। सरसों तेल न्यूनतम 8300 रुपए से लेकर अधिकतम 9700 रुपए। आलू न्यूनतम 1800 रुपए से लेकर अधिकतम 2000 रुपए और प्याज न्यूनतम 1900 रुपए से लेकर अधिकतम 2100 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। तो मास्टर जी इसन गरम में भी राउट तो इतना बढ़िया बढ़िया समाचार रहेला कि किसान भाई बहन भी खुश हो गए। भाई देखिए, हम कार्यक्रम इसीलिए तो प्रस्तुत करते हैं, है ना। हाँ। और इसीलिए तरह तरह की जानकारियां अपने किसान भाइयों को देते हैं। हाँ। और कई जानकारियां आज भी हैं किसान भाइयों हमारे पास, लेकिन इस समय हमें लेना पड़ेगा एक छोटा सा विराम। मिलते हैं इस छोटे से विराम के बाद। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर।
विराम कर बाद शब्द खोया मना के एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और मास्टर जी इसन गरम में जब हमरे सब कोई परेशान होए लागी तो हमरे का जो पशुधन से हो तो परेशान हुआ तो बिल्कुल जाहिर बात है, और इस समय उनके खास देखभाल की भी जरूरत होती है। हाँ, तो हेले हम कहे खोजल रही मास्टर जी कि इसन में हमरे जे अपन अथी पालीला सुअर पालीला तो ई मौसम में काला के उकर देखभाल करल जाए ताकि उके स्वस्थ रखल जा सके। ये जो गर्मियों के मौसम में सुकरों की देखभाल आप कैसे करेंगे, किन बातों का ध्यान रखेंगे, कौन सी दवाओं का प्रयोग आपको करना पड़ सकता है, इन तमाम बातों की जानकारी दे रहे हैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर रविंद्र कुमार। किसान भाइयों नमस्कार, कृषि दर्शन के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, कृषि दर्शन की टीम आज बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची आई हुई है, जहां आज हम बात करेंगे गर्मियों के दिनों में सुकरों में होने वाली बीमारी एवं उसके बचाव के बारे में। इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ है यहीं के वैज्ञानिक डॉक्टर रविंद्र कुमार जी। आइए इनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत। धन्यवाद धन्यवाद। डॉक्टर साहब, जैसा कि गर्मी आ चुकी है और इस ऐसे मौसम में सुकरों में बहुत सारे प्रकार की बीमारियां होती हैं और उससे वो परेशान रहते हैं, तो इन में प्रमुख बीमारियां कौन सी होती है और इनका बचाव हमारे किसान भाई किस प्रकार करेंगे? हाँ, जब अभी गर्मी का मौसम आ चुका है और हमारे सुकर पालक जो है वो समझ चुके होंगे कि किस तरह से समस्याएं होती है गर्मी के मौसम में। और सुकर पालन में जहाँ बीमारियों की बात करते हैं तो मुख्य रूप से 2-3 बीमारियां आपको देखने को मिलेगी। पहला जो है सुकर ज्वर, जिसका भी जो है मौसम है, इस समय सुकर ज्वर की संभावना काफ़ी अधिक होती है, जिसको स्वाइन फीवर भी कहते हैं। और दूसरी जो बीमारी है जैसे लू लगना, जिसको कहते हैं कि गर्मी के मौसम में सुकरों को लू लग गया, तो ये समस्या है। दूसरी, इसके अलावा जो है चर्म रोग की समस्याएँ भी होती है गर्मी के दिनों में। टॉक्सिन्स की समस्याएँ होती है, जो कि जैसे खाना पीना जो है वो अच्छी तरह से नहीं करने से, होटल वेस्टेज आपका रखा हुआ ज़्यादा दिन का है वो खिलाने से इस तरह की समस्याएं होती है। तो इन सब बीमारियों से हमारे सुकर पालक जो हैं उनको बचना चाहिए और इसके बचने के लिए उनको विशेष ध्यान देने की ज़रूरत होती है। थोड़ी बहुत अगर वो ध्यान देते हैं तो ये जो समस्याएं होती है जिससे काफ़ी हानि सुकर पालकों को होता है, उससे वो बच सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि किस तरह से सुकर ज्वर, जो अभी का मौसम है, गर्मी का मौसम आ चुका है, इस समय सुकर ज्वर की संभावनाएं काफ़ी अधिक होती है। तो मैं ये सबसे पहले हमारे सुकर पालकों को कहना चाहूँगा कि जिन्होंने भी सुकर ज्वर या स्वाइन फीवर का टीकाकरण नहीं कराया है वो अवश्य अति शीघ्र टीकाकरण कर दें, क्योंकि सुकर ज्वर ऐसी बीमारी है, ये विषाणु जनित रोग है जो कि होने से इसमें मृत्यु बिल्कुल निश्चित है और लगभग 90 से 95% जो है सुकरों की मृत्यु संभव हो जाती है। हमारे सुकर पालकों जो भी हैं उनको ये पता होना चाहिए। तो सुकर ज्वर ये बीमारी की पहचान कैसे करेंगे? तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि जो सुकर ज्वर बीमारी है, ये जैसे ही ये बीमारी आती है अचानक सुकर मरने लगते हैं। आप देखेंगे शाम में सुकर स्वस्थ हैं और सुबह में वो मरे पड़े हैं। तो इस तरह से और तेज़ी से सुकरों का मरना जारी रहता है और ये एक सुकर से दूसरे सुकरों में ये बीमारी तेज़ी से फैलता है। और इसके अलावा जो है उसके शरीर पर आप दाग देखेंगे, उसके चमड़े में धब्बे आने लगते हैं लाल रंग के। तो ये सब जो लक्षण है, इसके अलावा जो है कि उनको पिछले पैर से लंगड़ापन शुरू हो जाता है, डायरिया शुरू हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन शुरू हो जाता है। तो ये सब जो लक्षण है ये सुकर ज्वर के लक्षण है, जो कि इस मौसम में अभी बिल्कुल जो है कि ये सुकर ज्वर होने का जो है मौसम है। तो इसमें जो सुकर पालक है वो इन लक्षण को पहचान करके और वो सुकर ज्वर जो बीमारी है उसकी पहचान कर सकते हैं। तो ये सुकर ज्वर जो बीमारी है, जैसा कि मैंने बताया कि इससे मृत्यु दर काफ़ी बढ़ जाती है। हमारे सुकर पालक जो भी हैं वो बिल्कुल इससे प्रभावित हो जाते हैं अगर सुकर ज्वर बीमारी आती है। तो इसके निवारण के लिए, इसमें जैसा कि ये विषाणु जनित रोग है तो इसका इलाज नहीं है। सुकर ज्वर जैसे ही बीमारी होती है तो होने के बाद इसका कोई इलाज नहीं है, इसलिए इसका बचाव ही सबसे अच्छा इसका उपाय है। और इसके बचाव के लिए, सुकर ज्वर से बचाव की बात करते हैं तो इसमें टीकाकरण हमारे सुकर पालकों को जो भी सुकर रखें उनका टीकाकरण अवश्य कराएं। टीकाकरण कराने के लिए विशेष ध्यान देने की ज़रूरत होती है कि पहला टीकाकरण जो करें वो जो छोटे छौने होते हैं उसमें 6 से 8 सप्ताह की उम्र में पहला टीकाकरण करें और उसके बाद हर 6 माह पर उसका टीकाकरण करें। और जो भी सुकर जो हैं वो वयस्क भी हैं और उनका पिछले 6-7 महीने से टीकाकरण नहीं हुआ है तो सारे सुकरों का वो अवश्य टीकाकरण करें। जो टीकाकरण जो करते हैं उस टीका का नाम है स्वाइन फीवर टीका या सुकर ज्वर टीका या स्वाइन फीवर वैक्सीन। और इसकी 1 ml मात्रा, छोटे छौने हों या बड़े सुकर हों, 1 ml मात्रा इसके चमड़े में लगाने से इस बीमारी से कम 6 महीने तक इससे बचाव हो सकता है और 6 महीने के बाद इनका पुनः टीकाकरण करना चाहिए। तो ये सुकर ज्वर से इस तरह से बचाव कर सकते हैं। काफ़ी खतरनाक बीमारी है सुकरों के लिए, तो इसका टीकाकरण आप अवश्य करा लें।
दूसरी जो बात करते हैं लू लगने की बात जो है कि जैसे कि वातावरण का तापमान बढ़ता है तो हमारे बहुत सारे सूकर पालक जो है इससे सचेत नहीं रहते हैं, सूकरों को बाहर घूमने के लिए छोड़ देते हैं या आवास का सही तरह से प्रबंधन नहीं करते हैं, तो इससे उसके आवास के वातावरण जो होता है या खुले जो सूकर हैं उसमें वातावरण का तापमान अधिक होने से सूकरों का शरीर का तापमान बढ़ जाता है और जिसको कहते हैं कि लू लगना, सूकरों को लू लग जाता है। और लू लगने का पहला जो लक्षण होता है वो हमारे सूकर पालक उससे पहचान कर सकते हैं कि वातावरण के बढ़ने से, तापमान के बढ़ने से, वातावरण में तापमान के बढ़ने से हमारे सूकर प्रभावित हो रहे हैं कि नहीं, ये उसके लक्षण से पकड़ सकते हैं। तो जो प्रभाव पड़ता है वो किस तरह का प्रभाव पड़ सकता है, जो जैसे ही कि जब गर्मी का प्रकोप होता है हमारे सूकरों में तो उसमें आप देखेंगे कि बढ़ने की क्षमता कम हो जाती है, प्रजनन क्षमता कम हो जाती है, जो छोटे छौने होते हैं उसकी मृत्यु दर बढ़ जाती है और जो सूकर हैं वो भी अगर आप उचित देखभाल नहीं करेंगे तो वातावरण के प्रभाव से उनको मृत्यु हो सकती है या उसका जो है क्षमता जो है उसमें काफ़ी कमी आ जाती है। तो जैसे ही कि जो हम बात करते हैं कि लू लगना, इसके जो पहचान जो करते हैं, आप देखेंगे जैसे ही गर्मी का प्रकोप होता है तो उसमें जो है कि सांस उसकी काफ़ी तेज़ होती है, धड़कन बढ़ जाती है, मुंह से पानी निकलना, झाग निकलना और तेज़ी से हाँफना, ये सब जो लक्षण है वो उससे हम लोग पहचान कर सकते हैं। लू लगने का जो है वो लक्षण इनमें दिखने लगता है, तो इन लक्षण को देख के पहचान सकते हैं। तो इससे बचाव के लिए आप कुछ साधारण आप लोग उसकी देखभाल कर सकते हैं, आवास में परिवर्तन करके उचित वातावरण दे सकते हैं। तो आवास में परिवर्तन करने की बात है कि जब वातावरण का तापमान अधिक होता है तो आप सूकरों को नहलाना शुरू करें, 2-3 बार उसके शरीर पर पानी डालें, उसके बाद आवास में स्वच्छ हवा उसको दें और जैसे कि खिड़की दरवाजे खुले होने चाहिए, स्वच्छ हवा होना चाहिए। उसके अलावा छत पे आप उसको जो है कि पुआल वगैरह रख दें ताकि छत जो है ज़्यादा गर्म ना हो, उसको खुले में चरने के लिए ना डालें। ये सब जो है कि आप ये सब करके आप उसको विपरीत वातावरण से उसको बचा सकते हैं। इसके अलावा जब जो सूकर लू लगने से प्रभावित हो चुके हैं, जो सूकर, उसकी देखभाल कैसे करें इनकी ये भी बताना चाहूँगा कि जब कोई सूकर प्रभावित हो गया है या जी कह सकते हैं किसी को लू लग गया है तो उसको किस तरह से उसको बचाव किया जा सकता है। तो जैसे ही वैसे सूकर जिसका मैंने लक्षण बताया कि तेज़ से हाँफना, झाग निकलना, पानी गिरना, ये जैसे ही लक्षण आपको दिखते हैं तो आप समझ जाए कि सूकर जो है कि प्रभावित हो चुके हैं गर्मी से या लू लग चुका है। तो उसको तुरंत से छायादार जगह पे ले जाएं, ठंडी जगह पे ले जाएं और उसके शरीर को पानी से धोएं ताकि तुरंत जो है कि उसके शरीर का तापमान कुछ कम हो, क्योंकि जैसे ही लू लगता है तो सूकरों के शरीर का तापमान जो कि साधारण 102 से 103 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है वो बढ़ करके 105-106 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है। तो जैसे ही आप पानी से धोएंगे, ठंडी जगह पर रखेंगे तो उनमें जो है कि शरीर का तापमान धीरे धीरे कम होता है। इसके अलावा जो है कि आप अगर बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं तो बर्फ़ के पानी से भी उसके पैर के या पिछले वाले भाग को आप उसको शरीर को पोंछ सकते हैं, बर्फ़ वाले पानी ले करके या बर्फ़ से भी पोंछ सकते हैं, जिससे इसका जो है कि शरीर का तापमान कुछ कम हो सकता है। उसके अलावा खाने के लिए आप उसको लिक्विड डाइट दे सकते हैं और पानी में मिला हुआ कोई खाना दें जिससे कि आसानी से वो खा सके और पच सके। और उसके अलावा शरीर के तापमान को कम करने के लिए आप जो है कि पैरासीटामोल या डेक्सामेथासोन नामक दवा है ये उसको दे सकते हैं, जिससे कि इमीडिएट जो है उसको जो है रक्षा की जाए, उससे उसको फ़ायदा हो। इसके अलावा कुछ एंटीबायोटिक डॉक्टर की सलाह लेकर के आप एंटीबायोटिक दे सकते हैं जिससे कोई सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उससे इसके बचाव किया जा सके। डॉक्टर साहब ने कितनी अच्छी जानकारी दी गर्मियों में होने वाले सूकरों को बीमारी एवं बचाव के बारे में। डॉक्टर साहब आप हमारे इस कार्यक्रम में इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। तो मास्टर जी ये गरम कर मौसम में हमरे के अपन पशुधन कर देखभाल करे के, खासकर सुअर कर कैसे देखभाल करे के से का तो बहुत बढ़िया जानकारी रौरे दे देली है नी। बस संगे संगे इतना भारी सवाल कर देली कि तो हमके बुझाते न के कोनो जवाब, लेकिन हमके बुझाला कि एगो और सवाल हम पूछ लेवती तले ही जवाब और सवाल कर सोचल जाए। हाँ भाई किसान भाई आप भी सोचते रहिए जवाब। और पर्वतिया जी आप बताइए क्या है आपका सवाल। उके जानी लगा रौरे सुशील तिर्की के। सुशील तिर्की, हाँ? अच्छा कहीं आप सफल किसान सुशील तिर्की की बात तो नहीं कर रही? ओके हम आई सोचली कि राउरे अगर हमरे कर जितना किसान भाई मन हैं सेकर से उनकर मुलाकात करवा देती। अरे वाह क्या बात है, बहुत बहुत अच्छी बात है। किसान भाइयों हमारे एक बहुत ही सफल किसान हैं सुशील तिर्की जी। आइए देखिए खेती के बारे में उन्होंने क्या सफलता अर्जित की है इस कार्यक्रम के भाग में। किसान भाइयों नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों कृषि दर्शन की टीम आज रांची जिला स्थित बेड़ो प्रखंड में है
और गांव है तेतरटोली। यहाँ हम बातचीत कर रहे हैं एक सफल किसान से। इनका नाम है सुशील तिर्की। आइए सबसे पहले इनका स्वागत करते हैं। तिर्की जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। सुशील जी, जैसा कि हम अब पीछे खेतों में देख रहे हैं कि यहाँ मिर्चा का खेती लगा हुआ है और काफ़ी अच्छा लहलहा रहा है, तो मिर्चा की खेती करने के लिए आप सबसे पहले खेत का चुनाव कैसे किए, इसके बारे में हमारे किसान भाइयों को बताइए। मिर्चा खेत के लिए अगर आप आगात लगा रहे हैं, गर्मी का फसल लगा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि इसमें दोमट मिट्टी का अगर इसमें रहे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इसमें जो नमी रहती है वो ज़्यादा वक्त तक नमी इसमें रह सकती है। और अगर ऊपरी ज़मीन का आप प्रयोग कर रहे हैं तो उसमें जो है कि आगे चल कर के पौधा तो आपका बन जाएगा, लेकिन बाद में जो है कि इसका फूल फल झड़ने लगेगा नमी नहीं रहने के कारण। इसलिए हम लोग दोमट मिट्टी को ही इसको प्राथमिकता देते हैं, खास करके गर्मी के मौसम में। तिर्की जी, ये बताइए कि मिर्चा की खेती के लिए नर्सरी आप कैसे तैयार करते हैं? नर्सरी के लिए ज़्यादा बड़ा जगह की आवश्यकता नहीं है। इसको हम लोग 4 मीटर या 4 से 6 मीटर, आप जितना खेत का चुनाव कर रहे हैं, जितना में आपको लगाना है उसके हिसाब से आप छोटा छोटा कियारी, जिसको यहाँ पर हम लोग डोभा बनाना बोलते हैं देहाती भाषा में, तो छोटा छोटा कियारी हम लोग कुदाल से खोद करके भी उसको अच्छी तरह से उसको मिट्टी को और घास फूस को निकाल लेते हैं और उसको खोद करके कुछ दिन सूखने देते हैं। सूखने के पश्चात में खार पतवार जो भी है या तो पत्तल उत्तल है उसके ऊपर हम लोग जला देते हैं। उसको जलाने के बाद में उसको पुनः फिर कुदाल से हम लोग चारों ओर चला लेते हैं, चाल लेते हैं। चालने के बाद में क्या होता है, उसको प्लेन कर देते हैं। प्लेन करने के बाद में उसको लाइन बाय लाइन या तो आप लगा सकते हैं, नर्सरी तैयार कर सकते हैं, या तो ऐसे छींट भी सकते हैं। और इससे क्या होता है कि छींटने से आपका जहाँ तहाँ पौधा या तो अधिक घना हो जाएगा या तो फिर कहीं खाली रह जाएगा। इसलिए इसको नर्सरी तैयार करने के लिए आपको दर ही बनाना ज़्यादा अच्छा रहेगा। 1 अंगुली पकड़िए और उसको दर की दर ऐसे लाइन बाय लाइन बनाते जाइए। उसमें आप थोड़ा 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 करके आप अपने से उसमें गिराते जाइए। और इससे पहले जब गिरा दिए आप, तो एक आता है गेमेक्सिन पाउडर, जो कि हम लोग दीमक के लिए भी प्रयोग करते हैं, या छोटा छोटा कीड़ा जो है या तो फिर चींटी, इससे बचाव के लिए वहाँ से खेत से ना भगाए, इसके लिए हम लोग उसका भुरकाव करते हैं। भुरकाव करने के बाद में हल्का हल्का DAP की मात्रा भी हम लोग छींट देते हैं उसमें। छींटने के बाद में जो है हम लोग ऊपर से हल्का मिट्टी का ढकते हैं और मिट्टी ढक करके ऊपर से गोबर का प्रयोग करते हैं। गोबर लगाने के बाद में हम लोग उसको जूट जो होता है उससे, या तो अगर जूट आपके पास नहीं है, जूट का बोरा होता है, उसको फाड़ करके, या तो फिर जूट भी आपके पास उपलब्ध नहीं है तो ऊपर से आप पुआल ढक दीजिए। पुआल ढकने के बाद में आप ऊपर से उसको फुलझड़ी से पटवन कर दीजिए। इससे क्या होगा कि चारों तरफ नमी बरकरार रहेगा और जब तक अंकुरन ना हो जाए, बीज का अंकुरन ना हो जाए, तब तक उसको पुआल को या जूट को ना हटाएं वहाँ से। जब थोड़ा थोड़ा अंकुरन हो जाए तभी वहाँ से हटा देना चाहिए, ताकि वो बढ़ने के बाद ना मतलब टूटे ना वहाँ से। जी अच्छा, अब ये बताइए तिर्की जी कि गर्मी के दिन के लिए बीज का जो चुनाव है, कौन कौन से किस्म है, इसके बारे में बताइए। यहाँ पर किस्म तो बहुत सारे हैं जो कि बहुत अच्छे अच्छे हैं। लोकल में यहाँ हम लोग देहाती अगर मिर्चा का चुनाव कर रहे हैं तो एक रामगढ़िया है और दूसरा यहाँ झिबरी मिर्चा बोलते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा है, लेकिन इसमें जो है कि फल थोड़ा छोटा होता है। इसलिए हम लोग व्यावसायिक तरीके से खेती करना चाहते हैं, इसलिए हम लोग उन्नत किस्म यानी कि ये हाइब्रिड का प्रयोग करते हैं। हाइब्रिड में आपका 2-3 किस्म आपको जी बता देते हैं। एक आपका दुर्गा है, दूसरा है सेमिच, और भी किस्म के हैं। तो हम अपने खेत के लिए हम विशेष रूप से ये दुर्गा का प्रयोग करते हैं जी, और इसको देहाती भाषा में नागिन भी बोलते हैं। अच्छा अच्छा जी, ये थोड़ा गहरा रंग में गहरा और लंबा भी होता है। अच्छा,
जब आप नर्सरी से पौधा उखाड़ते हैं तो कितने दिनों के बाद उखाड़ के आप सीधे खेत में रोपाई करते हैं, और खेत में रोपाई करते समय किन किन उर्वरकों का प्रयोग करते हैं? सबसे पहले आपको ध्यान में ये रखना है कि आप आगात खेती करना चाह रहे हैं या पछात। अगर आपको आगात खेती करना है तो इसके लिए आपको बिचड़ा दिसंबर फर्स्ट वीक में बिचड़ा तैयार करने के लिए उसको मतलब कर लेना चाहिए, बुआई कर देनी चाहिए बिचड़ा का। और इसलिए हम कि मार्केट में अच्छा रेट पकड़े, इसको ध्यान में रखते हुए आगात खेती करना ज़्यादा पसंद करते हैं, और इसलिए हम इसको दुर्गा नागिन इसको हम चुनाव किए इसका। लगाते समय उर्वरकों का कौन कौन सा प्रयोग करते हैं खेत में रोपाई करते समय? भरसक प्रयास करते हैं कि वैज्ञानिक तरह से करें। इसके लिए हम लोग पेपर में देखते हैं, टीवी में देखते हैं, वहाँ से हम लोग को जानकारी होता है कि खेत में ये लगाना चाहिए, ये चीज़ चूना का छिड़काव करें। लेकिन हम लोग अपने स्तर से भी प्रयोग करने का प्रयास करते हैं, खेत में ज़्यादातर कीड़ा ना लगे। इसके लिए हम लोग यहाँ पर थाइमेट का भी हम लोग जोताई करते समय इसको छिड़काव कर देते हैं, इसको पूरे खेत में छींट देते हैं ताकि पहले से ही यहाँ कीड़ा का प्रकोप कम हो। और चूना का छिड़काव करते हैं, और बाकी और भी अगर छिड़काव करना चाहे, अगर हमको लग रहा है कि इस खेत में हमको उपज उतना अधिक नहीं होगा तो इसमें हम लोग खल्ली का भी प्रयोग कर सकते हैं। और खल्ली में जहाँ तक है कि आप नीम का खल्ली का प्रयोग करें तो, या तो करंज का खल्ली का प्रयोग करेंगे तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो आप सिंचाई कितने कितने दिनों पर करते हैं गर्मी में खासकर तक, और अगर झारखंड के परिप्रेक्ष्य में कहा जाए तो पानी की बहुत अभाव है, कितने दिनों तक कितने कितने दिनों के अंतराल में करते हैं और कितनी मात्रा में करते हैं? देखिए, लगाने की विधि और पटवन दूसरी चीज़ है। अगर आप शुरू से इसमें आप सतर्क रहें तो पटवन कम भी कर सकते हैं और आपका फल भी अच्छा आएगा। सबसे पहले आपको ये बता देना चाहेंगे कि पौधे से दूरी में कितना में होना चाहिए जो कि खेत में नमी बरकरार रहे। कम से कम दर की दूरी या पौधे से पौधे की दूरी 1 फीट के अंतराल पर होना चाहिए, जिससे कि आगे ये बड़ा होकर के पौधा नीचे जो है सूरज की रोशनी का प्रभाव कम पड़े और नीचे नमी बरकरार रहे। अच्छा। और इसे आप जहां आपका खेत 2 दिन 4 दिन में सूख जाता है तो आप 6 दिन में भी पटा सकते हैं, इसको सिंचाई कर सकते हैं। तो देखा किसान भाइयों, तिर्की जी ने कितनी अच्छी जानकारी दी मिर्चा की खेती के बारे में। यही साबित करता है कि ये सफल किसान है। तिर्की जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। तो मास्टर जी, हमके बुझा लगे किसान भाई मन सुशील तिर्की से मिलके तो बड़ा खुश हो गए। बाकी देखो कुछ किसान भाई मन कर राउर सवाल का जवाब मालूम है और मन छटपटाए लगे हमके लिख के अच्छा भेजे ले। हाँ, ऐसा है। हाँ। अगर आपको जवाब मालूम है तो आप ज़रूर लिख भेजिएगा। बल्कि जवाब से ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आपके पास ऐसे कोई सवाल हो तो आप ज़रूर हमें लिख भेजिए। हम आपके सवाल को आपके नाम के साथ कार्यक्रम में शामिल करना चाहेंगे किसान भाइयों। और साथ में आप अपने खेती बाड़ी से जुड़ी तमाम तरह की समस्याएं भी लिखिए, अपने सुझाव भी लिखिए, और इसके लिए ज़रूरी है कि आप हमारा पता नोट करिए। तो हमारे पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची, पिन संख्या 834001। हम आपको इस कार्यक्रम के साथ फिर से नए अंक में लेकर चलेंगे, लेकिन आज हमें यहीं पर दीजिए अनुमति। जय भारत।